आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एमपीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का पेपर करवाता है। तो इस संस्था के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने एमपीपीएससी का पैटर्न जाना था। और उसके बाद हम लोगों ने एमपीपीएससी का सिलेबस भी देख लिया है। और पिछली क्लास में आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का जो पहला पेपर होता है, आप देखते हैं कि जिसके आधार पर कट ऑफ बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। तो ये उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई थी। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर एमपीपीएससी से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट होगा, कोई भी सवाल आ रहा होगा, तो उनके जवाब आप लोगों को वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत ही सरल शब्दों में हम लोगों ने बात की हुई है वहाँ। और फिर भी अगर कोई भी सवाल आपके दिमाग में बचता है तो उसे लिखिएगा, उसका जवाब देने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से आपकी एक प्ले लिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी आपको क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का पहला पेपर। आप जानते हैं कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। एक आपका पहला होता है, एक ही दिन में दोनों ही पेपर खत्म हो जाते हैं। सुबह टेक के टाइम होता है, जिसे सामान्य अध्ययन के पेपर के नाम से जान देते हैं। और दूसरा पेपर होता है, उसे सी सेट के नाम से जानते हैं आप लोग। और आपको पता होगा कि जो आपका पहला पेपर होता है, इसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठ पाते हैं। और दूसरा पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है। केवल आप देखिए 33% नंबर आपको चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप लोग मध्य प्रदेश वन सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब आप देखिए दोनों पेपर के आधार पर कट ऑफ बनती है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा पेपर के आंसर देने के लिए। यानी कि जो आंसर पुस्तिका होती है ना, उसमें भरने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। और आप देखेंगे कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें और 200 नंबर का रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और जब भी आप लोग उत्तर पुस्तिका में गोला भरते हैं तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा, क्योंकि एक बार गलत होने के बाद उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि आप उसे सुधार सकें। और दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा कि आपके जो 4 सेट होते हैं पहले पेपर में, ये चारों ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, क्वेश्चंस समान रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। हो सकता है कि पहले ए सेट में आपका कोई क्वेश्चंस पहले नंबर पर है तो दूसरा 20वें नंबर पर पहुंच गया या 25वें नंबर पर पहुंच गया। इस तरह का क्रम बदल जाता है। और याद रखिए एमपीपीएससी में माइनस मार्किंग नहीं होती है प्रीलिम्स में। जिस तरह से आप देखते हैं यूपीपीसीएस में होती है, यूपीएससी के एग्जाम में होती है, लेकिन एमपीपीएससी में अभी तक नहीं है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। और दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में छपा रहता है। तो आपको जो भी सूटेबल हो, सुविधाजनक हो, उस भाषा में आप लोग चुनकर एक तरह से पेपर भरिएगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग। इसे भी देखिएगा, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? एक बात आप लोग जान लीजिएगा, हम लोग आज़ाद होते हैं 15 अगस्त 1947 को। और आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान भी पूरी तरह से लागू हो चुका था और बहुत सारे संगठन भी आपके आ चुके थे, संस्थाएं भी आ चुकी थी, उनका भी जन्म हो चुका था। गणतंत्र के रूप में हम लोग स्थापित हो चुके थे। उसके बाद आप देखिए संपत्ति का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार था। और प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आप देखिए कहीं से कोई रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप देखिए कि मौलिक अधिकार है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आराम से चले जाते थे और उस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाती थी। आपका जो जमीन है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो इससे क्या रहता था कि वो प्रोजेक्ट ठप पड़ जाता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इसे हटाने का कवायद शुरू होती है। और जो आपका 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया जाता है, कानूनी अधिकार बना दिया जाता है।
अब आप देखिए कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन हाँ, कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कानूनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं और आपको मुआवजा मिलता ही भी है, आप सभी जानते हैं। और कानूनी अधिकार क्या होता है? एक कानूनी अधिकार वह अधिकार है जो एक विशेष वैधानिक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, संरक्षित और प्रतिबंधित होता है, और ऐसी कानूनी स्थिति कानून की गारंटी या सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आप देखिए, संपत्ति का अधिकार हो गया, मुकदमा करने का अधिकार हो गया। और आप लोगों ने 42वां संविधान संशोधन सुना होगा, जिसे आप लोग मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और आप देखिए कि इमरजेंसी का दौर भी था, और इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे, जिसमें आप देखें अगर मुख्य निम्नलिखित थे। संविधान के प्रावधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। और इसी संशोधन के तहत आप देखेंगे कि 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में जोड़ दिया गया, भाग 4 का में। और इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं की सीटों की संख्या को एक शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया। लोकसभा विधानसभा की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। अभी आप देखते हैं कि आपके विधायक की कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, 6 साल कर दिया गया। और आप देखेंगे इसके द्वारा निर्धारित किया गया किसी केंद्रीय कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट और राज्य के कानून की वैधानिकता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। और इसके द्वारा आप देखेंगे कि निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही काम करेगा। उसके बाद आप देखिए कि 44वां संविधान संशोधन होता है, और बहुत सारा परिवर्तन उसमें किया जाता है। जब आप देखिए गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, और इसमें आप देखेंगे कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को अवधि 6 साल की गई थी ना, उसे घटाकर 5 साल कर दी गई थी। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकार दिए गए, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। 1975 से 77 के बीच आप देखते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इसमें आप लोग क्या लगाओगे? सी ऑप्शन लगा देना। ठीक है, सी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने ऐसे डांगे? राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिए महात्मा गांधी और इसमें जयप्रकाश नारायण, दोनों ऑप्शन को सही माना गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और महात्मा गांधी के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता, और आपको एक और मालूम होगी कि महात्मा गांधी के अगर हम लोग जन्म की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी जाती है दिल्ली में नाथूराम गौडसे के द्वारा। और जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन आपने देखा होगा। और जयप्रकाश नारायण की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था, और 8 अक्टूबर 1979 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें दोनों सही माने गए थे। जिसने सी लगाया होगा उसका भी सही होगा, और जिसने आप देखिए डी लगाया होगा उसका भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, भारत की पूछ रहा है। और आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात होती है तो आप देखिए विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इनके देखभाल, इनके चुनाव की देखभाल करता है। और आपके राज्यों में जो स्थानीय चुनाव होते हैं ना, जैसे आप देखिए विधान, जो आपके प्रधान का हो गया, सरपंच का, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनके लिए हर राज्य में उनका निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, और भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, और आप देखेंगे कि ये संवैधानिक संस्था है। तो इसकी स्थापना आप देखेंगे आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है इसकी स्थापना का। अब यहाँ क्वेश्चंस में आपसे पूछा है, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है। R. M. निकम, S. के बेदी,
B.S. रामादेवी और G.D. दास। तो इसमें आप देखिए B.S. रामादेवी होंगी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 4, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? और देखिए इससे क्वेश्चंस हर साल आप देखते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे जाते रहे हैं, तो इसके बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 146, 146, अनुच्छेद 147 और अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 149 की बात की गई है। देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है, जिसे आप लोग कैग कह देते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसके बारे में अच्छी एक वक्तव्य कहा था, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए और संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। जिस उद्देश्य से धन लिया जा रहा है उसी उद्देश्य से खर्च किया जाए। और आप देखिए महालेखा कार्यालय के रूप में 1858 में इसकी स्थापना हुई थी और समय समय पर इसका नाम बदलता गया। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिलहाल इसकी अगर हम लोग किसकी बात करें, अनुच्छेद 148 को, तो कैग की यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 क्या कहता है? संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। लेकिन इसमें आप देखिए कर्तव्य की बात की गई है, तो अनुच्छेद 149 में ये कहा गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 4 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 5, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम आपको बताना है। और वैसे आपको मालूम होगा कि अगर गांधी जी कुछ समय और जिंदा रहते तो आप देखिए कि संविधान जब लागू हो रहा था तभी आप देखिए संविधान में पंचायतों को जगह मिल गई होती है, लेकिन जो आप देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिलती है। अशोक मेहता समिति, के संतानम समिति, LM सिंघवी समिति और GB के राव समिति। तो इसमें आप देखेंगे कौन सी थी? 5 में आप सी ऑप्शन लगाएंगे, LM सिंघवी समिति। तो पंचायत से संबंधित भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है कई बार, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और पंचायतों की अगर आप देखिए, पंचायतों की गठन की बात करें तो इसलिए इसका गठन किया जाता है क्योंकि आप देखिए जो गांव की समस्या है, स्थानीय समस्याएं हैं, उसे वहां का स्थानीय नागरिक ही समझ सकता है। आप देखिए विधायक हो आपका, या आप देखिए लोकसभा सदस्य हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ये वहाँ की समस्याओं को नहीं समझ सकता है। इसलिए शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, बंटवारा किया गया और पंचायतों की स्थापना की गई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपके यहाँ चुनाव होते होंगे ना सरपंचों के लिए, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, अनुसूची 11 में आप लोग देखते होंगे, पढ़ते हैं अनुसूची 11 या नहीं, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के संविधान 40 में आप देखते हैं पंचायतों की बात की गई है। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था वो भी इसी से संबंधित है। तो ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए पहले पंचायती राज अगर लॉन्चिंग की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए। राजस्थान में नागौर आप देखते हैं वहीं शुरू हुआ था ये। और 25 अप्रैल 1993 से भारत में लागू हुआ था पंचायती राज। ठीक है, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। और भाग 9 में आप देखते हैं अनुच्छेद आपका 243 से लेकर 243 का तक आप देखते हैं। ठीक है, तो इस पर भी याद रखिएगा। ये आप देखिए अनुच्छेद 243 पढ़ते होंगे तो परिभाषाओं की बात की गई है। 243 का में आप लोग देखते होंगे ए में,
तो आप देखिए ग्राम सभाओं की बात की गई है। तो इन सब के बारे में याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और स्थापना, भारत में पंचायत राज की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति भी आप देखिए इसी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? किसका? रूप सिंह स्टेडियम का, बताइए। और ये है कहाँ? सबसे पहले तो आप लोगों को यही बताना है। और रूप सिंह कौन थे? ये आप लोगों को कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये इंडिया के हॉकी खिलाड़ी थे, भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। और जो ध्यानचंद आप लोग देखते हैं ना, ये आप देखिए उन्हीं के छोटे भाई हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रूप सिंह का जन्म आप देखेंगे 8 सितंबर 1908 को जबलपुर मध्य प्रांत में हुआ था, और 16 दिसंबर 1977 को ग्वालियर में इनकी डेथ हो गई थी। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और ये किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपने देखा होगा यहाँ खेल होते रहते हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी। छठवें में आप लोग लगाएंगे क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। देखिए हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन इससे क्रिकेट खेला जाता है इस स्टेडियम में, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि भ्रमित हो जाते हैं आप लोग। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? ये 2017, 2012, 2009, 2007 में। तो आप देखेंगे इसमें 2007 में हुई थी। किसकी? मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी की। और मध्य प्रदेश को अगर आप लोग देखना चाहें एक बार मैप में देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे भोपाल इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था। आगे चलकर 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना था। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। रख पाओगे याद के नहीं? ये क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें 7 लगाना, 2007। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? मध्य प्रदेश से संबंधित लक्ष्मण पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। देखिए मध्य प्रदेश से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एकलव्य पुरस्कार। कौन सा है? एकलव्य पुरस्कार है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। एकलव्य, एकलव्य ने मध्य प्रदेश के 4 जिलों बैतूल, हरदा, होशंगा, देवास, उज्जैन में 120 सामुदायिक शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। और एक तरह से आप देखिए उसी क्षेत्र में दिया भी जाता है इसे। ये पुरस्कार 1993 में स्थापित हुआ था, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक तरह से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये इंग्लिश में दिए गए, तो इन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो। निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा दिव्यांग श्रेणी से आता है? कौन सा? ये विक्रम पुरस्कार की बात हो रही है। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश में आप देखिए सबसे बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है इसे। और विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1990 में हुई थी। ठीक है,
और एकलव्य पुरस्कार आप देखेंगे कि 1994 में स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में, खासकर आप देखिए, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोनू गोलकर, भीम सोनकर, पूजा पूजा या पूज वस्ताकार, हर्षिता तोमर। तो 9 में आप देखेंगे कि आपके सोनू गोलकर होंगे। 9 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने 10, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? मुस्कान किरार का नौकायन, पाल नौकायन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स। तो 10 में आप देखेंगे सी, तीरंदाजी से संबंधित है इनका। 10 में आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। 11 है आपका कि सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित सैनियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव सैडी, मैकल सैडी। महादेव सैडी, बड़वानी की पहाड़ियां, मैकल सैडी, महादेव सैडी, मैकल सैडी, बड़वानी की पहाड़ियां। और ये आप देखिए मैकल सैडी, महादेव सैडी, बड़वानी की पहाड़ियां। तो इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। कौन सा है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें आप देखेंगे बड़वानी की पहाड़ियां, उसके बाद महादेव सैडी और मैकल सैडी आता है। ए ऑप्शन 11 में बिल्कुल सही है। किस नदी घाटी गहरी खंडभूमि के लिए विख्यात है? नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका चंबल, आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन के लिए भी जिम्मेदार है आपकी चंबल। डाकुओं की शरणार्थी स्थल भी इसे माना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा चंबल के बारे में। और जाना पाव से निकलती है, टोटल इसकी 1024 इसकी लंबाई है, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? आप देखेंगे कि इसका 13 में क्या लगाओगे? ए ऑप्शन 52 है इसका, ठीक है, 52 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? पद्मगुप्त का नव चरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त सभी। तो 14 में आप लोग उपयुक्त सभी लगाएंगे, ठीक है। अगला है 15, चित्तौड़ के तिरुभवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? ये आप देखेंगे राणा प्रताप सिंह ने, राजा धंग ने, परमार राजा भोज ने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो इसमें 15 में आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे, परमार राजा भोज ने, ठीक है। मध्य प्रदेश से ही इनका संबंध रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। तो उस समय आप देखिए कौन सा नहीं था? 16 में आपका बी ऑप्शन, पन्ना नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 17, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 2014 से 18 के बीच हो रहा है, करंट का क्वेश्चन उस समय माना जाता है इसे। पंडित कुंजीलाल दुबे, श्री ईश्वरदास रोहानी, डॉक्टर सीतारामन शर्मा, श्री राजेंद्र सिंह। सी ऑप्शन होगा, डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ठीक है। 17 में आपका सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। तो 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, एक नहीं है वाला चुनना है आपको। तो इसमें डॉक्टर न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह नहीं रहे हैं, तो 18 में डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 19, मध्य प्रदेश के से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो आप लोग तो अभी देखे हैं झारखंड की नहीं छूती है, ठीक है। तो 19 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 20, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। आप देखते हैं ना कि मध्य प्रदेश में जो स्थानीय चुनाव होते हैं उनके लिए इसकी स्थापना हुई है। गोपाल शरण शुक्ल, श्री आर परशुराम, डॉक्टर अजीत राय ज्यादा और श्री अश्वनी वैश्य। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा आपका किसमें 20 में आप लोग क्या लगाओगे? डी, श्री अश्वनी वैश्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और आपके देखते होंगे मध्य प्रदेश वाले सरपंचों के चुनाव होते हैं या नहीं? मध्य प्रदेश में सरपंचों के चुनाव होते हैं, आपके विधायक उसके नगर पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, समझ रहे हैं। उसी के लिए आप देखिए इसकी स्थापना की गई है। और संविधान का अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के साथ भारत का संविधान राज्य चुनाव आयोगों की शक्तियों का निर्माण सुरक्षा की बात करता है, ठीक है, सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
तो ये भी याद रखिएगा। फरवरी 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका तो आपको मालूम होना चाहिए एक सामान्य जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 21 क्या कह रहा है? एक कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस, वायरस का मतलब क्या होता है? और एंटीवायरस आप लोग डलवाते होंगे इससे बचने के लिए। वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स। दूसरा बी कह रहा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तीसरा कह रहा है कि वायरल इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड यूजर सर्च। और डी कह रहा है वेरी इंटरचेंज रिसोर्स अंडर सर्च। तो 21 में आप देखेंगे कि आपका बी ऑप्शन होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, तो 21 में आपका बी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 22, जो अनिधि के पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है, उनके लक्ष्य के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है राइट हैट हैकर, क्रैकर, प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें आप देखेंगे कि 22 में बी लगाएंगे, क्रैकर कहते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 23। ये कह रहा है पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका अगला क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन चैटिंग ये आपका साइबर अपराध नहीं है, आप लोग करते भी रहते हैं ना। ईमेल पता mark.st.tool@it-disk.info का डोमेन नाम क्या है इसमें? ठीक है, तो mark.st-tool या .st-tool या आप देखें it-disk.info या .info। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि आपका it-disk.info होगा। ठीक है, यानी कि यहां से आप देखिए डोमेन नाम होगा ये। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। 25 में सी ऑप्शन आपका रहेगा। देखिए 26 आपका क्वेश्चंस देख लेते हैं। वैसे आपको मालूम होगा कि इस तरह के एक्टों से क्वेश्चंस आते थे आपकी परीक्षाओं में। अब आप देखिए कि वो 3 एक्ट हटा दिए गए नए सिलेबस में। अब आप नया पैटर्न, नया सिलेबस आ चुका है आपका एमपीपीएससी का। लेकिन फिर भी आप देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या वो पहले वाले अधिनियम हो, एक्ट हो, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या राज्यसभा का सभापति। तो इसमें आप लोगों को सीधा सा मालूम होना चाहिए कि इसमें राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। और राज्यसभा के बारे में एक और बात आपको बता देता हूं, अच्छी बात है कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही आप देखते हैं कि राज्यसभा का सभापति होता है। और राज्यसभा का लेकिन सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। लेकिन लोकसभा के मामले में आप देखिए उल्टा है। लोकसभा में आप देखते होंगे कि लोकसभा सदस्य में से ही एक का चुनाव होता है लोकसभा अध्यक्ष के लिए, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत इसकी किया गया था। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति के हेतु पात्र नहीं होते हैं, अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आएंगे
और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए क्या होता है। ये आप देखिए, पहले इसमें बदलाव भी किया गया था, इसमें भी संशोधन किया गया था, तो इसके बारे में भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। कौन सा लगाओगे आप लोग इसमें? 27 में आपका क्या होगा? 27 में आपको बता दूं कि आप देखिए ए सही था, और आपको बता दूं बी भी सही था और सी भी सही माना था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। आप देखिए कि अगर तीनों में से किसी ने कोई भी लगाया होगा तो उसके क्वेश्चंस इतना पक्का मानिए कि उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और 2019 में आप देखिए इसमें संशोधन किया गया था ना, तो उसी को लेकर आप देखिए इसमें एक तरह से भ्रमित हो गए थे लोग। क्या हो गए थे? उनके भ्रम मतलब आ गया था, समझ लीजिए आप लोग। तो वैसे आपको मालूम होगा कि अगर हम लोग बात करें मानवाधिकार, आप देखिए कि यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया जाता है। अगर इसकी नियुक्ति की पूछे तो आप डायरेक्ट लगा दीजिए राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति दिया गया। और इस समिति में कौन कौन रहता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति रहता है, राज्यसभा का सभापति नहीं रहता है। संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री रहते हैं। और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल, जो भी पहले हो, इसका कार्यकाल रखा गया है। अभी जो नया आप देखिए संशोधन हुआ है उस हिसाब से बता रहे हैं, 2019 में हुआ था। और इनके पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जांच में इन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हो चुके हों। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 28। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो आप देखेंगे कब की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आपको मालूम होगा कि जिस तरह से आप लोग केंद्र में राष्ट्रपति देखते हैं ना, उसी तरह राज्यों में एक तरह से राज्यपाल देखने को मिलता है। तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन लगा देना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 29। मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार और अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में भी निर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 7 वर्ष। तो 29 में आप देखेंगे डी ऑप्शन होगा, 7 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहा है कि सिविल अधिकारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। संज्ञेय या संक्षिप्त विचारणीय, संज्ञेय या आप देखिए असमनीय, आसंज्ञेय और जमानतीय, आसंज्ञेय और सामनीय, समनीय। तो आप देखेंगे 30, इसमें आपका ए भी सही था और बी भी सही माना था। आपकी अंतिम कुंजी में आंसर की आई थी ना, उसमें MPPSC की तरफ से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो आप इंदौर में देखते हैं ना, उसी की तरफ से। और इन तीनों एक्टों के बारे में आने वाले समय में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 31। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? कार्टोसैट 2B, कल्पना 1, इनसैट 2, सत्यवा मासेट, सत्यवा आप देखिए मासेट। तो इसमें आप देखेंगे 31 में आपका डी होगा, डी ऑप्शन। ठीक है। अगला है 32। कौन सा प्रदूषण नॉन नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, मर्क्यूरी, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका फ्लोराइड होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। 32 में क्वेश्चन है हमारे सामने 33। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश में से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की बढ़ती काव्य में स्थानांतरण कहलाता है। स्वक युग्मन, सजात पुष्पी परागण, पर परागण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग देखेंगे 33 में आपका बी ऑप्शन होगा, सजात पुष्पी परागण। ठीक है। 33 में आपका बी होगा, 33 में बी होगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 34। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, पास्कल, बेसिक, उपयुक्त में सभी। तो इसमें आप लोग 34 में लगाएंगे डी ऑप्शन, सभी हैं, कोबोल, पास्कल, बेसिक। ठीक है।
कंप्यूटर साइंस में पढ़ा भी होगा ये। 34 में आपका डी। क्वेश्चन है हमारे सामने 35, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 35 में आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे आप लोग, ठीक है। 35 में सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 36, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन उस समय? वान कीमून, अंतोनियो गुटरेस, कॉफी अन्नान, कोट वाल्ड हिम। तो इसमें आप लोग 36 में अंतोनियो गुटरेस। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इन तरह की संस्थाओं से आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना करें। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी वर्तमान में एक देखें तो 193 सदस्य देश हैं, इसमें 2 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हैं। इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, आप देखिए हिंदी को भी शामिल करने की बात होती है। अभी वर्तमान में इसके महासचिव अभी भी एंटोनियो आप गुटरेस हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया और 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हो गया? सैयद हैदर राजा, एम एफ हुसैन, राजा राव और एन एस बिंदे। तो इसमें आप देखेंगे 37 में आपका ए होगा, सैयद हैदर रजा। 37 में आपका ए होगा। क्वेश्चन हमारे सामने 38, ये क्या रहेगा? मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। तो मुझे लगता है कि आप में से अगर भोपाल में कोई रहता होगा तो भोपाल में गए भी होंगे, ठीक है, भोपाल होगा इसमें। अगला है 39, फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहीं, उनका नाम क्या था उस समय? कोलिंदा गरवर, कितारोविच, जेसिंदा आर्डेन, थेरेसा में जोइस बांडा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी कोलिंगा गरवर, कितारोविच होंगी। 39 में आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 40, ये आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ए उन्नी कृष्णम बनाम आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग। ऋग्वैदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। तो इसमें आप देखेंगे व्यापारी। 41 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 42, चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? काशी, अंग, अवंती, वज्जी। तो आप देखें 42 में आपका सी अवंती के थे, ठीक है। वो जैन आप लोग देखते हैं ना, उसी को अवंती कहते थे उस समय। 42 में आपका सी। क्वेश्चन हमारे सामने 43, निम्नलिखित में से तारीख के फिरोजशाही के रचनाकार कौन थे? शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी, ख्वाजा अब्दुल समद इसामी, सिराजुद्दीन अली यजदी। तो ये आप देखेंगे इसमें ए भी सही माना गया था, बी भी सही माना गया था एमपीपीएससी के द्वारा। लेकिन 44वां जो क्वेश्चन था इसे हटा दिया गया था, एमपीपीएससी के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 45, एक क्या कह रहा है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1858, 1859, 1862। तो इसमें आप देखेंगे कि 1856 में। 45 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 46, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका डी कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेगी। ये आप देखिए सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपके खनन क्षेत्र हैं, सूची 2 में खनिज संपदा है। कालाहंडी, सोना, जावर, तांबा, कोलार, बॉक्साइट, मोसावनी, जस्ता व सीता। इसमें से सही ऑप्शन चुनना है आपको। तो आप देखेंगे कि आपका 47 कालाहांडी एक किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइड के लिए। किसके लिए? बॉक्साइड के लिए। जावर की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता व सीसा के लिए।
कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है और मुसाबनी ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा 47 में सी ऑप्शन। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस आप देखिए सिविल सर्विस में और आपकी यूपीपीसीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। 3 सही हो गए, 1 गलत होगा। मुकाम्बिका वन्यजीव अभ्यारण्य है राज्य मुकाम्बिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़, कोटीगांव गोवा। तो आप देखेंगे 48 में आपका बाकी 3 सही होंगे, लेकिन नैयर आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 48 में आपका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों को नेयर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये केरल की राजधानी के पास तिरुवनंतपुरम से आप देखेंगे मिलेगा, केरल में है खासकर। आप लोग सीधी सी बात याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? 1931 से 41 के बीच, 1961 से 71 के बीच, 1981 से 1991 के बीच, 2001 से 2011 के बीच। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या होते रहते हैं, आपके क्या होते रहते हैं, जनगणना होती रहती है ना, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, और हर 10 साल में होती है, आप देखते हैं। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 49 में होगा बी, 1961 से 71 के बीच। कुछ आप लोगों को बता जरूर देते हैं, जनगणना से क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आपको मालूम ही होगा क्या होगा, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब आप देखिए जो नए आंकड़े आ जाएंगे वो भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो ये भी इसके बारे में याद, एक सामान्य जानकारी के लिए याद रख सकते हैं आप लोग। ये आप देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं आप लोग। एक तरह से जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर नियंत्रण रखा जा सके, लोग जागरूक रहें। और आप देखिए जनगणना 2011 देश की 5वीं और स्वतंत्र भारत की देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी शुरू? 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। भारतीय जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कभी माना जाता है? किस वर्ष को? 1921 को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ 2011 के हिसाब से लगभग। और विश्व की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17.5% के लगभग। दूसरे नंबर पर हैं आप लोग। पहले नंबर पर आप देखते हैं कि कौन है? चाइना है। दूसरे पर हमारा नंबर आ जाता है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दिव्यांग घाटी, ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है आपका। आपको मालूम होगा कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम आप देखिए अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये भी आप लोग। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी आप लोग। लिंग अनुपात देखें तो आप देखें भारत का लिंग अनुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। तो ये भी। और सबसे ज़्यादा केरल में देखने को मिलेगा 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा 879 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50। स्वर्डिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक की जोड़ती है एक तरह से? तो इसके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें आप देखिए सिल्चर पोरबंदर को, गुवाहाटी अहमदाबाद को, कांडला तिनसुकिया को, ईटानगर जामनगर को। तो 50 में आप देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 51। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगा? मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना।
तो ये आप सभी जानते हैं मुरैना में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला 52, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016। तो आप सभी जानते हैं कि कब हुआ था? ये सितंबर 2014, जब नई सरकार आई और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के रूम में मोदी साहब बने, उसी समय की बात है। तो बी ऑप्शन होगा 52 में। 53 है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश कौन से 2 शहर शामिल हैं? देवास इंदौर, सागर रतलाम, रीवा सतना, गुना शिवपुरी। तो आप देखेंगे इसमें देवास इंदौर आपका शामिल है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका वाणिज्य उद्योग मंत्रालय शामिल होगा। 54 में आपका सी होगा। 54 में आपका क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 55, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। तो आपको मालूम है कि कहाँ है? इंदौर में होगा। क्या? इंदौर में है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 56, बोधन दुआ किसका सेनापति था? साहेगढ़ के राजा बखतवली का, वानपुर के राजा मर्दन सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। तो आप देखेंगे 56 में आपका क्या होगा? 56 में आपका होगा ए। ठीक है, साहेगढ़ के राजा बखतवली का। 56 में आपका ए होगा। 57, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। ये जनजाति हो गई, इनकी उपजाति हो गई। गोंड, अगरिया, बेगा, बिछवार, भारिया, पटलिया, कोरकू, महार। ये आपको मालूम होना चाहिए कि 57 में आपका सी भी सही था और डी भी सही माना था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने। तो इस जिसने सी भी लगाया होगा उसका भी सही होगा और जिसने डी लगाया होगा उसका भी सही होगा 57 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 58, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। मांडू धार जिले में है, मांडू में हिंडोला महल है, और उक्त में से आप देखिए वाक्यों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सत्य है, केवल 2 सत्य है, दोनों असत्य हैं, दोनों असत्य हैं। तो 58 में आप देखेंगे कि आपका डी, दोनों सत्य हैं आपके। ठीक है, डी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 59, जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित होता है? छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद, सिवनी। तो आप देखेंगे कि आपका इसमें ए ऑप्शन छतरपुर में होता है। छतरपुर में 59 में ए। क्वेश्चन है हमारे सामने 60, काठी जाति है, जनजाति है, कास्ट शिल्प है, लोक नृत्य है। तो 60 में आप देखेंगे कि लोक नृत्य है इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर आपको प्रारंभ से बाद का सही क्रम चुनना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए वैसे आपको मालूम होगा कि राजीव गांधी, जिसे आप लोग राजीव गांधी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, और आपको मालूम होना चाहिए राजीव गांधी पुरस्कार को अब बदलकर इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न कर अवार्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नाम बदलने की परंपरा हमारे देश में होती रहती है। पहली बार आप देखिए 1991-92 में दिया गया था। ठीक है, 1991 में 91-92 में पहली बार दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा है, आप देखेंगे राजीव गांधी हमारे देश के आप सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी आप देखिए कि हत्या कर दी गई थी 20 अगस्त 1944 में मुंबई में इनका जन्म हुआ था राजीव गांधी का। 21 मई 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। जो सोनिया गांधी आप लोग देखते हैं ना, राहुल गांधी देखते हैं आप लोग, तो ये भी आप लोग देखिए कि आपके वही हैं। ठीक है, और 2002 में आप देखिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। और अर्जुन पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो अर्जुन पुरस्कार आपका देखिए कब दिया गया था पहली बार? ये आपका 1961 में पहली बार दिया गया था आपका। और द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार, ये आप देखिए कि ये आपका 1985 में पहली बार दिया गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका 61 में क्या लगाओगे? सी ऑप्शन। 3 पहले, फिर आप 4 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर आप 2 रहेगा। ठीक है, इस तरह से सी ऑप्शन होगा आपका इसमें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 62, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? और आप देखते हैं कि हर 4 साल में आपके ओलंपिक खेल होते रहते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। तो 62 में आप देखेंगे कि आपका डी होगा, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा का। इनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। और एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि इन खिलाड़ी का संबंध किससे है। ठीक है,
तो अभिनव बिंद्रा के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे एक निशानेबाजी करते हैं, ठीक है, और वह व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और केवल 2 भारतीयों में से एक हैं। तो ये भी आप लोगों को, इनका जन्म आप देखेंगे 28 सितंबर 1982 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 63। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, छठा था। तो 63 में आप देखेंगे कि आपका होगा ए, तीसरा था, ठीक है। क्वेश्चन है 64, एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजल्स। तो आप देखेंगे 64 में आपका डी, लॉस एंजल्स में आपका होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला है हमारे सामने क्वेश्चन 65। IAA ऐप का मुख्यालय कहाँ है? किसका? IAA ऐप का। तो आप लोगों को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की बात हो रही। स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, मोनाको। तो आप देखेंगे इसमें इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 में हुई थी। मोनाको या मोनाको में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 65 में आप डी लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 66। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके थे? उस समय 2019 में जब ये पेपर हुआ था 3, 4, 5, 6। तो आप देखेंगे 66 में आपका, 66 में क्या लगाओगे? सी, 5 बार, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 67। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? 243 के, 243 एल, 243 एम, 243 एन। तो 67 में आप लोग लगाओगे 243 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि किस में है? 68 में आपका बी, राज्य सूची में। देखिए राज्य सूची के जो विषय रहते हैं उस पर आप देखते हैं कि राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, संघ सूची पर केंद्र सरकार, और संवर्ती सूची होती है उसमें आपने देखा होगा कि दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में आप देखिए टकराव होगा तो केंद्र का कानून मजबूत रहेगा सामने। क्वेश्चन है हमारे सामने 68 में आप लोग क्या लगाओगे? बी, 69। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए? 6, 7, 8, 9। तो आप सभी जानते हैं कि 9 में किए गए हैं। 69 में आपका डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 70। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी उज्जैन की नहीं है, बाकी की आप देखिए 10 लाख से ज़्यादा है, तो इसमें भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। JSP का मतलब क्या है? JSP का, तो जावा सैंपल पेजेज, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेज या जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इसमें याद रखिए 71 में सी होगा, जावा सर्वर पेजेज, ठीक है, 71 में सी। 72 है हमारे सामने बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व संचालन द्वारा किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट इंक, अमेजॉन। तो आप सभी जानते हैं कि 72 में आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में याद रखिएगा। अगला है वेब कॉलर क्यों किस रूप में भी जाना जाता है? ए, लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर। तो 73 में आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन होगा, 73 में वेब स्पाइडर, ठीक है, वेब स्पाइडर 73 में सी होगा आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने 74। निम्नलिखित में से किस समूह में केबल आउटपुट डिवाइस हैं? इनमें से स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो 74 में आप देखिए डी होगा, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। आउटपुट का मतलब होता है कुछ हमें मिल रहा है, इनपुट का मतलब होता है हम कुछ दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जिस भी तरह से समझ में आए याद रखिएगा। अपने ब्राउजर में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग। इनमें से कोई नहीं, तो बुकमार्क है, ठीक है। और आप लोग अगर
इसे सेव किए होंगे तो आप लोग बड़े आसानी से तुरंत आप देखिए जिस पेज पर पहुंचना होगा उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध आस्पदता के आधार पर कारित किया गया है। और आस्पदता से संबंधित आप देखिए छुआछूत से संबंधित आपका अनुच्छेद 17 भी है, आर्टिकल का अनुच्छेद 17 है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है ना, उसी की बात हो रही है। तो 76 में आप देखेंगे कि जब केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित हो, यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से संबंधित हो, जब यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दोनों के सदस्यों से संबंधित हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 में आप देखेंगे कि आपका ए होगा, जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित हो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति अस्पष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 77 में बी धारा 5 होगा। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 78। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था 1 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1990, 11 सितंबर 1989, 12 सितंबर 1989। तो 30 जनवरी 1990। ठीक है। 78 में आप लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 3 तो आपके सही होंगे, एक आपका गलत होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। भी कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) के में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। और सी कह रहा है पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2(ड)(ग) में परिभाषित है। आश्रित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित है। तो आप देखेंगे कि आपका 79 में बी ऑप्शन गलत होगा, बाकी ए बी ऑप्शन गलत होगा, ए सी और डी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 80। ये कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? केवल तथ्यों के संबंध में, केवल विधि के संबंध में, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिए तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है 81। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो 81 में आप देखेंगे डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है। तो ये भी भारतीय अंतरिक्ष इसरो के बारे में, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी आपकी बताएं अगर, तो इसकी स्थापना आप देखिए 15 अगस्त 1969 में हुई थी। आपको हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला है 82। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं, लैडिंग कोशिकाएं, जर्मिनल कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। तो इसमें आप देखेंगे 82 में आपका बी होगा। ठीक है। लैडिंग कोशिकाएं। अगला है 83। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो 83 में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 84। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो आप सभी को मालूम होगा कि 84 में आपका डी ऑक्सीजन का होता है। क्वेश्चन है 85। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांति कारक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे 85 में आपका ए अवसादकारी। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 86। 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो आप देखेंगे कि 86 में आपका कौन होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामपोसा। ये आप देखें डी ऑप्शन होगा। ठीक है। 87। 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्मा संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे श्री रानिल विक्रम सिंह श्रीलंका के, श्री लेम्बो दामचो दोरजी ये भूटान, श्री केपी शर्मा ओली नेपाल, सुश्री आंग सान सू म्यांमार। तो 87 में आप देखेंगे बी होगा आपका श्री
लेम्पो दामचो दुर्जी भूटान के। ठीक है, 87 में बी। क्वेश्चन है हमारे सामने 88। 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, आम आदमी बीमा योजना, अरुणिमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो 88 में आपका डी होगा। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 30,000, 40,000, 51,000, 61,000। तो 89 में आप देखें 51,000। आप सभी जानते हैं कि 51 नंबर काफ़ी महत्व रखता है। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त था? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, पाइपर, कमेरा, इंडियाज डॉक्टर्स। ये आप देखें 90 में आपका ए होगा, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। 91 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? 91 में देखेंगे आप लोग चावर, पाठा, देवरी, स्वातला, हीरापुर के थे। ठीक है, 91 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 92। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारतीय कौंसिल अधिनियम 1892, मिंटो मार्ले सुधार 1909, मांटेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा है। और संविधान का पिता किसे कहते हैं ये आप लोग नीचे बताइएगा। ठीक है, 92 में आप देखेंगे बी ऑप्शन होगा, मिंटो मार्ले सुधार 1909। 93 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्ला खान। तो 93 में आप देखेंगे ए होगा, फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, 93 में ए। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? स्वामी सिद्धानंद, महर्षि डी.के. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री राम शर्मा आचार्य। तो आप देखेंगे 94 में आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के साहब के बारे में जान लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती इंडियन फिलोसफर थे। 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म हुआ था। और आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 1883 में इनकी डेथ हो गई थी। आर्य समाज इन्हीं से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 96। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख, हाथीगुबा शिलालेख। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 95 में आपका दसपुर शिलालेख होगा। एरन में तो आप देखिए कि सती प्रथा की बात होती है, तो इसमें आपका 95 में ए। 96 निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा, भेड़ाघाट। नहीं है पूछा है। तो 96 में आप देखेंगे कि आपका बी नहीं है, बाकी तीनों आपके देखने को मिलेंगे। यहां आप लोग अगर नर्मदा नदी की हम लोग बात करें, नर्मदा रिवर, तो ये आपको मालूम होगा कि टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। और अमरकंटक से निकलती है, अरबियन सी में जा गिरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 97। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? NH3, NH12, NH7 यानी कि 7, NH8, 8। तो आप देखिए 97 में आपका कौन होगा? डी, NH8। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 98। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्राकृतिक आपदा और प्रभावित क्षेत्र, बाढ़, हिमालय क्षेत्र, भूकंप, उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान, सूखा, पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी, भारत का तटीय क्षेत्र। तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? तो आप देखें बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, भूकंप से हिमालय क्षेत्र ज़्यादा, सूखा से आप देखें पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी से आप देखें भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र। यानी कि इसमें ए ऑप्शन आपका 98 में बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार, हिंद महासागर, कोको कटक, प्रशांत महासागर, वेल्विस कटक, अंध महासागर, अगुलहास बेसिन, हिंद महासागर। तो 99 में आप देखेंगे कि ए होगा, टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में नहीं है, बाकी आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
टेलीग्राफ पठार आपको उत्तरी अटलांटिक का तट का भाग है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये ऑप्शन गलत होगा इसमें, ये लगाएंगे आप, ठीक है। भारत का अपना पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो आप देखेंगे 100 में क्या है, बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा आप देखिए पाकिस्तान से किससे, बांग्लादेश से लगती है, और आप देखेंगे कि सबसे कम आपकी इनमें से नेपाल में से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा। और एक बार आप लोग मैप देख लीजिए, इसमें ये बी ऑप्शन लगा देना आप, ठीक है। देखिए आप लोगों को पड़ोसी पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भूटान से आप देखिए 699 किलोमीटर की सीमा लगती है, ये है आप देखेंगे। आपका सिक्किम हो, आपका पश्चिम बंगाल हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है भूटान से। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। और आप देखें बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है, और आप सभी जानते हैं कि 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्हीं ने इन्हें इसे आज़ाद कराया था, ठीक है। इसकी सीमा देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है आपकी बांग्लादेश से। 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से। और वहीं से अगर हम लोग किसकी, म्यांमार की बात करें तो 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है म्यांमार से। देखिए मिजोरम की लगती है मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब चाइना पर आ जाते हैं। चाइना से देखिए लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। और 3488 यानी कि 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच आपको देखने को मिलेगी। और अब आप देखिए अफगानिस्तान सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। और ये भी हिस्सा भी आप देखते हैं पाकिस्तान के कब्जे में है। और पाकिस्तान से आप देखेंगे कि आपका लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान, गुजरात की सीमा लगती है। टोटल आप देखेंगे 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो ये भी आप लोग, नेपाल से अगर देखें तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा लगती है नेपाल से। ये क्वेश्चंस याद रखिए, कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लेता है। और भारत का मैप आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, दिमाग में जरूर सेट कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन गलती कई बार हो जाती है। तो इस तरह से आपका 2019 का प्रीलिम्स का पहला पेपर ख़त्म होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और कुछ सवाल हों, सुझाव हों तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगले हम लोग 2020 का जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।